गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। कल हमने आपको फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वैद्युत धारिता में थ्योरी पोर्शन बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर दिया था और साथ में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले भी बताए थे। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए, उम्मीद है आपने फार्मूले लर्न कर लिए होंगे। तो आज हम अपना न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पिछले चैप्टर की तरह पहले शुरू में हल्के न्यूमेरिकल से और फिर भारी की ओर। और एक बार और रिपीट मैं करूँगा जो मैं पिछले न्यूमेरिकल सेशन में भी रिपीट करता आया हूँ कि न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले ज़रूर याद करें और ये देखें कि न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है और उससे संबंधित क्या फॉर्मूला लगेगा। तो बहुत ही आराम से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल सेशन। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल सबसे पहले फॉर्मूले पर आधारित 100 पिकोफैराड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उस पर संचित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 100 पिकोफैराड। और पिकोफैराड में किस चीज का मापन होता है? जाहिर सी बात है, धारिता का। तो धारिता हो गई 100 पिकोफैराड और पिकोफैराड 10⁻12 फैरेड के बराबर होता है। तो हमारी कुल धारिता कितनी हो गई? 100 × 10⁻12 फैरेड बराबर 1 × 10⁻10 फैरेड को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर वोल्ट में दिया होता है विभव या विभवांतर। तो हमारा विभव है 100 वोल्ट। संचित आवेश का मान ज्ञात करना है और आवेश होता है Q। तो सबसे पहला सूत्र आपको पढ़ाया था Q बराबर CV। तो देखिए, Q बराबर CV में C का मान भी दे रखा है और V का मान भी दे रखा है। तो सीधे सीधे आपका उत्तर आ गया 1 × 10⁻8 पूरा। इस न्यूमेरिकल को करते वक्त मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। यहाँ दे रखा है धारिता 100 पिकोफैराड और मैंने बताया आपको 1 पिकोफैराड 10⁻12 फैरेड के बराबर होता है। कभी कभी 100 पिकोफैराड की जगह दे दिया जाता है 100 माइक्रोफैराड। यहां पर भी वही बात है, माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 के और ये दूसरा माइक्रो भी 10⁻6 के। तो ये आ गया 100 × 10⁻12 फैरेड। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये माइक्रोफैराड पिकोफैराड के ही बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आइए आगे चलते हैं। दूसरे फॉर्मूले के ऊपर आधारित दूसरा न्यूमेरिकल। पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता की गणना की। देखिए, गोलीय चालक की धारिता आपसे निकलवा रहा है। तो गोलीय चालक की धारिता आपको निकालनी है, धारिता की गणना करनी है। तो आपको निकालना है C बराबर क्या? यह आपको दे रखा है व्यास और व्यास होता है 2R या जिसको आप कह सकते हैं D। तो 2R बराबर 1.28 × 10⁴ किलोमीटर और 1 किलोमीटर होता है 10⁻3 मीटर के बराबर। तो ये हो गया 1.28 × 10⁻7 मीटर। तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसे 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.64 × 10⁻7 मीटर या ये आ गया, इसको लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो हमें C निकालना है किसके लिए? गोलीय चालक के लिए। गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है आप सभी को पता है, 4πε0r। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो यहाँ उसका उल्टा मान लगेगा। 4πε0 का 1/9 × 10⁹ और r का मान है 6.4 × 10⁶ मीटर। आपको ध्यान होगा, जब आपको गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हमने निगमित कराया था तो उसी के साथ ये आपको हाथों हाथ एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाया था। वही न्यूमेरिकल यहाँ दोबारा रिपीट हुआ है। इसकी धारिता आ जाएगी 711 माइक्रोफैराड सॉल्व करने के बाद। आइए आगे चलते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल पर। 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, यानी याद रखिए आपको धारिता C 6 माइक्रोफैराड या 6 × 10⁻6 फैराड 100 वोल्ट तक। वोल्ट में आपको दिया होता है विभव या विभवांतर। तो विभव हो गया 100 वोल्ट और आपसे निकलवा रहा है संचित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी। U बराबर क्या? हमने आपको यहाँ 3 फॉर्मूले बताए थे, हाफ QV, हाफ CV² और Q²/2C। और आपको बताया था जो जो भौतिक राशि हमें दी गई हो उसके अनुसार ही हम फॉर्मूला चूज करेंगे। तो यहाँ हमें C दिया गया है और V दिया गया है।
तो हमने फॉर्मूला चूज कर दिया हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी का मान है आपका 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 और वी का मान है आपका 100, तो वी स्क्वायर यानी 100 गुणा 100। तो 2 तिया 6 और 10 की घात माइनस 6 और साथ में 10 की घात 4, ये मिलकर होगा 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 जूल, या इसको आप लिख सकते हैं 0.03 जूल। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल। देखिए इससे अगला न्यूमेरिकल चलते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। इसमें क्या कहा गया है कि 8 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर, जाहिर सी बात है यदि धारिता निश्चित हो, C कांस्टेंट हो, तो U V स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम V को बदल दें तो U भी बदल जाएगा, और जब U बदल जाएगा अर्थात ऊर्जा बदल जाएगी तो आप उसमें परिवर्तन भी ज्ञात कर सकते हैं, जो हमसे यहाँ निकलवाया, ऊर्जा में होने वाली वृद्धि की गणना करें। अगर हम विभव को बढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा में वृद्धि होगी, अंतिम ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर हम विभव को घटा रहे हैं तो ऊर्जा में कमी होगी, तो आप कमी भी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ आपको दिया 8 माइक्रोफैराड, तो सी हो गया 8 माइक्रोफैराड या 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैराड। 20 वोल्ट यानी प्रारंभिक विभव हो गया 20 वोल्ट और अंतिम विभव हो गया आपका 30 वोल्ट। तो आपको ऊर्जा वृद्धि निकालनी है, यानी आपको ज्ञात करना है डेल्टा ई। तो हम पहले प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लें, फिर अंतिम ऊर्जा निकाल लें, तभी हम ऊर्जा में वृद्धि और ऊर्जा में कमी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं प्रारंभिक ऊर्जा U1 बराबर हाफ सी V1 स्क्वायर और अंतिम ऊर्जा हाफ सी V2 स्क्वायर। जब V2 का मान V1 की तुलना में अधिक है तो इसका मतलब अंतिम ऊर्जा अधिक होगी। तो वृद्धि निकालने के लिए हम अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा को घटा देते हैं, U2 माइनस U1, या हाफ सी कॉमन आ गया यहाँ पर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सबका मान आप रखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। किसी चालक तार द्वारा इन्हें जोड़ने पर गणना करनी है उभयनिष्ठ विभव की, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा की और ऊर्जा हानि। इस तरह के सवाल को किताब में आपके 2-3 और दिए हुए हैं, बोर्ड परीक्षा में भी आए हैं। आंकिक मान कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन करने का तरीका सेम होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, त्रिज्या यानी R1 और R2। R1 आपको दिया है 5 सेंटीमीटर या 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, और त्रिज्या R2 दिया है आपको 10 सेंटीमीटर यानी 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। दोनों पर अलग अलग आवेश यानी Q1 भी दिया है और Q2 भी दिया है 75 माइक्रोकूलम या 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। तो उभयनिष्ठ विभव निकालना है आपको। उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या, तो V आपको निकालना है, स्थानांतरित आवेश डेल्टा Q निकालना है आपको, और ऊर्जा हानि डेल्टा U निकालनी है। तो ऊर्जा हानि या उभयनिष्ठ विभव या स्थानांतरित आवेश के आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही बताए गए थे, अगर आपको याद हो। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला था V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो पहले हमें यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, C1 और C2 के मान। और आपको पता है गोलीय चालक की धारिता का क्या सूत्र होता है, अभी आपने पहले भी लगाया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो पहले गोलीय चालक की धारिता हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वही मान 1/9 गुणा 10 की घात 9 और R1 हो गया 5 गुणा 10 की घात माइनस 2, यानी 5/9 गुणा 10 की घात माइनस 11। इसी तरह दूसरे गोलीय चालक की धारिता C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 यानी 10/9 गुणा 10 की घात माइनस 11। तो पहले हमने धारिता निकाल ली है। अब अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अन्यथा दूसरे भी फॉर्मूले हैं जिसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले स्थानांतरित आवेश और ऊर्जा हानि के थोड़े टिपिकल हैं, हो सकता है आपको याद ना हो। तो हम दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। तो देखिए किस तरह करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए अब हमें निकालना है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव निकालने का है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 जो आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर V1 नहीं है आपके पास, V2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों गोलों की त्रिज्या दी गई है, जिससे आपने दोनों गोलों की धारिता पहले निकालनी है और दोनों गोलों का आवेश दिया गया है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको V1 और V2 का मान चाहिए, तो आप V1 निकालेंगे Q1 अपॉन C1 से और V2 निकालेंगे Q2 अपॉन C2 से। और अब चारों मान आपके पास है, C1 C2 का और V1 और V2 का, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। वरना दूसरा फॉर्मूला कुल आवेश बटे कुल धारिता यानी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो Q1 आपके पास है 75 गुणा 10 की घात माइनस 6, Q2 आपके पास है 75 गुणा 10 की घात माइनस 6।
C1 आपके पास है 5/9 गुणा 10 की घात माइनस 11 और C2 आपके पास है 10/9 गुणा 10 की घात माइनस 11। तो 75 और 75 ये हो गया 150 गुणा 10 की घात माइनस 6, 5/9 प्लस 10/9 ये हो गया 15/9 गुणा 10 की घात माइनस 11। ये घात ऊपर चली गई, हो गया 10 की घात 5 और ये 9 ऊपर चला गया। 15 से हमने 150 को काट दिया 10 बार, तो 10/9 सॉरी 10 गुणा 9 90 गुणा 10 की घात 5 या 9 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट आप आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालने के लिए या तो डायरेक्ट सूत्र C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। आपके पास C1 भी है, C2 भी है और V1 भी है, V2 भी है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। वरना दूसरा सूत्र Q1 आपको पहले से ही दिया गया है, यानी जोड़ने से पहले आवेश आपको दिया गया है 75 गुणा माइनस 10 की घात माइनस 6 कूलम। और जोड़ने के बाद क्या आवेश होगा Q1 डैश बराबर जोड़ने के बाद की धारिता उतनी की उतनी और जोड़ने के बाद विभव यानी कि उभयनिष्ठ विभव ही होगा V 9 गुणा 10 की घात 6। तो मान रखा हमने 5/9 गुणा 10 की घात माइनस 11 और 9 गुणा 10 की घात 6, 9 से 9 कट गया, 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 या इसे लिख सकते हैं हम 50 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो Q1 आपके पास है, Q1 डैश आपके पास है, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा या तो आप निकाल सकते हैं Q1 माइनस Q1 डैश से या Q2 डैश माइनस Q2 से, यानी दूसरे गोले का आवेश प्रारंभिक आवेश और दूसरे गोले का अंतिम आवेश। इसी फॉर्मूले से निकालेंगे C2V से। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यानी पहले गोले का आप आवेश निकाल सकते हैं जोड़ने के बाद, या दूसरे गोले का आप किसी भी गोले से स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो Q1 है 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 और Q1 डैश है 50 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो 75 में से 50 गए 25 गुणा 10 की घात माइनस 6। इसी तरह से स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा U बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। सब चीज आपके पास है, C1 भी C2 भी V1 भी और V2 भी। वरना दूसरा तरीका, जोड़ने से पहले आप दोनों गोलों की कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए और उसको जोड़ लीजिए, यानी जोड़ने से पहले पूरे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आपके पास आ जाएगी, जिसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं Q1 स्क्वायर बटे 2 C1, क्योंकि Q1 भी आपके पास है और C1 भी आपके पास है, या हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि C1 भी आपके पास है और V1 आपने यहाँ निकाल लिया था। इसी तरह दूसरे गोले की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर Q2 स्क्वायर बटे 2 C2 या हाफ C2 V2 स्क्वायर, और कुल स्थितिज ऊर्जा हो गई जोड़ने से पहले, दोनों को जोड़ लें आप U1 प्लस U2। इसी तरह जोड़ने के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर हाफ कुल धारिता C1 प्लस C2 और कुल विभव जोड़ने के बाद V स्क्वायर, या कुल आवेश का वर्ग बटे 2 गुणा कुल धारिता। कुल आवेश हो गया Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर बटे 2 C1 प्लस C2। यहां से आप जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर U माइनस U डैश। U आपके पास यहां से आएगा और U डैश आपके पास यहां से आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा और लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन भारी नहीं है अगर आपको सूत्र याद है तो। चलिए अब आगे चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर, एक नए सूत्र के ऊपर आधारित। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के बराबर है, तो इसकी प्लेटों के बीच किसकी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी की गणना करो। देखिए यहाँ आपको रखा समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र में हमने कहीं व्यास का तो जिक्र ही नहीं किया। हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जब बताया था तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें समरूप हैं, किसी भी आकार की हो सकती हैं और एक दूसरे के समांतर होंगी। किसी भी आकार का मतलब दोनों प्लेट आयत के आकार की हो सकती हैं, दोनों प्लेट वर्ग के आकार की हो सकती हैं, दोनों प्लेट वृत्त के आकार की यानी कि डिस्क जिसे आप कहते हैं डिस्क के आकार की हो सकती हैं। तो यहाँ ये जो व्यास दिया गया है ये उसी डिस्क का व्यास दिया गया है। तो हम यहाँ पर इस व्यास से प्लेट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 2r बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो गई 4 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी त्रिज्या यानी कि 4 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, आपको पता है डिस्क का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर बराबर 16 पाई 4 चौक 16 पाई गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर। प्लेटों के बीच वायु भरी है और वायु के लिए K का मान होता है 1 और हमें प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है D। और आपको यहाँ गोलीय चालक की त्रिज्या दी गई है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर।
और आपको क्या दिया गया है कि प्लेटों के बीच वायु भरी है यदि संधारित्र की धारिता, कौन से संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इतनी त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो। यानी कि यहां कहा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोलीय चालक की धारिता के बराबर है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है k एप्सिलॉन नॉट a बटे d, और आपको पता है गोलीय चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। a का मान 1, एप्सिलॉन नॉट का मान हमने ऐसे ही रख दिया, a का मान हो गया 16 पाई गुणा 10 की घात -4 बटे d हमें निकालना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r डैश का मान है 1। तो देखिए हमने एप्सिलॉन नॉट का मान इसलिए नहीं रखा था क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 16 कट गया 4 बार, तो d बराबर आ गया 4 गुणा 10 की घात -4 मीटर, या तो आंसर ही आ गया। वरना आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.4 गुणा 10 की घात -3 मीटर और 10 की घात -3 मीटर बराबर होता है 1 mm के, तो हो गया 0.4 mm या 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 100 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 400 वोल्ट तक आवेशित करके इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर देने पर प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा तथा संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन मैंने बताया था दोनों तरह से हो सकता है, संचित ऊर्जा घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन चूंकि इस सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहां लिखा है 400 वोल्ट तक आवेशित करके, इसका मतलब और ज्यादा आवेश नहीं दिया गया है, यानी कि Q कांस्टेंट कर दिया गया है। तो आप दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बैटरी को आपके पास से हटा दिया गया, और अगर बैटरी को हटा दिया गया है और उसके बाद हम पूरे निकाय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं तो वह परिवर्तन उसकी अपनी ऊर्जा के बल पर होगा, यानी ऊर्जा घटेगी। तो यहाँ ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा उसका मतलब यह है कि ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए आइए चलते हैं, इसमें मैं आपको कुछ विशेष बात बताता हूँ। क्वेश्चन में धारिता दी गई है 100 पिको माइक्रोफैराड, यानी 100 गुणा 10 की घात -फैराड 6 फैराड यानी 10 की घात -4 फैराड, और विभवांतर दिया गया आपको 400। अब देखिए तो विशेष बातें क्या ध्यान में रखनी इस तरह क्वेश्चन में को करते हुए, यदि संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी हटा दी गई या बैटरी का कोई भी जिक्र नहीं दिया गया कि आपने बैटरी हटा लिया लगा रखी, जैसे इस सवाल में आवेशित करके इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी, तो ना तो यहाँ ये स्पष्ट है कि बैटरी हटा दी गई है और ना ही यहाँ ये स्पष्ट है कि बैटरी लगा ली गई, यानी बैटरी का कोई जिक्र नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ बैटरी हटा दी गई है इस अवस्था में। तो यदि संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी हटा दी गई है या बैटरी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, तो इसका मतलब यह है कि अब हमने यहाँ पर इसको जितना आवेश देना था उतना आवेश दे चुके हैं और ज्यादा आवेश में परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में Q कांस्टेंट हो जाता है आपका, और जब Q कांस्टेंट हो गया तो Q बराबर CV बराबर कांस्टेंट, यानी हम कह सकते हैं C समानुपाती 1/V, अर्थात इस स्थिति में C के साथ V इस सूत्र के अनुसार परिवर्तित होगा। इस सूत्र का मतलब व्युत्क्रमानुपात में बदलेगा, यदि धारिता बढ़ेगी तो विभवांतर घटेगा, यदि धारिता घटेगी तो विभवांतर बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि बैटरी जुड़ी हुई है यानी कि V कांस्टेंट, अब विभवांतर जितना पहले था उतना ही बना हुआ है, तो इस स्थिति में CV बराबर Q से, अब चूंकि V कांस्टेंट हो गया तो C समानुपाती हो गया Q, यानी इस स्थिति में C के साथ V का नहीं बल्कि C के साथ Q का परिवर्तन होगा इस सूत्र के अनुसार, यानी अनुक्रमानुपात में, यानी C बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा और C घटेगा तो Q घटेगा। तो आपको क्या दिया गया है, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी, तो दूरी आधी कर दी तो आपको पता ही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपात में बदलती है, यानी C समानुपाती 1/D, तो दूरी आधी कर देने पर धारिता 2 गुनी हो जाएगी, और यदि धारिता 2 गुनी हो गई तो इस सूत्र के अनुसार विभवांतर आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200। और अब ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे प्रारंभिक ऊर्जा, हाफ CV²। C दिया गया हमें 10 की घात -4 फैराड और V दिया गया है 400 वोल्ट, तो यह आ गया 8 जूल। नई ऊर्जा निकालेंगे, U डैश बराबर हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, C डैश तो हो चुका है दुगुना, यानी 2 गुणा 10 की घात -4, और V डैश हो चुका है आधा, यानी 200 गुणा 200, तो आ गया 4 जूल। तो आप देख रहे हैं पहली ऊर्जा आई थी 8 जूल, अब ऊर्जा घट चुकी है, यानी ये जो ऊर्जा में परिवर्तन हम निकाल रहे हैं ये है ऊर्जा में होने वाली कमी। 8 में से 4 गए, कितना आ गया आपका आंसर 4। तो मैं समझता हूं यहां तक के न्यूमेरिकल आपको पूरी तरह समझ में आ गए हैं। अब आगे कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखिए तो आइए चलते हैं नए प्रकार के न्यूमेरिकल पर। देखिए
3 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड हो जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, समझने के क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखिए 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं, यदि हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य धारिता हो जाएगी हमारी C/N 3/3। 3 माइक्रोफैराड एक की धारिता है और संख्या भी इनकी कितनी है 3, तो भी 1 माइक्रोफैराड। तो जाहिर सी बात है हम इन्हें श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि हमें तुल्य धारिता चाहिए 2 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार से हम इन्हें समांतर क्रम में भी नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि समांतर क्रम में तुल्य धारिता हो जाएगी N/C। 3 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 3, तो 3 या 9 माइक्रोफैराड। तीसरा क्रम, हम 2 को जोड़ें श्रेणी में और तीसरे को इसके साथ जोड़ें कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो 3 और 3 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनकी तुल्य धारिता आ गई C/N, यानी कि 3 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र, तो 1.5 माइक्रोफैराड। और अब इस 1.5 माइक्रोफैराड की तुल्य धारिता के संधारित्र को 3 माइक्रोफैराड धारिता के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता आ गई 4.5 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब हम इन्हें ऐसे भी नहीं जोड़ सकते, तो एक चौथी संभावना हमारे पास बची केवल क्या, कि 2 को जोड़ा जाए समांतर क्रम में, तो इनकी तुल्य धारिता आ गई 3 + 3 6 माइक्रोफैराड। और तीसरे को इनके साथ जोड़ा जाए श्रेणी क्रम में, तो 1/C' + 1/C3 यानी 1/3 + 1/6, तो तुल्य धारिता आ गई 2 माइक्रोफैराड। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसी के बेस पे एक दूसरा क्वेश्चन हम देखिए बिल्कुल सीधे से सॉल्व कर सकते हैं कि 3, 3 और 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड हो जाए। देखिए बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। यदि हम 3 माइक्रोफैराड में 2 माइक्रोफैराड का और संधारित्र जोड़ दें कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, तो 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5। तो आप देखें तो 3 और 6 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में यदि हम जोड़ें तो वह 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र की भांति काम करता है। तो देखिए अब हम सीधा बिल्कुल क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने एक 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र कौन से क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, जिससे तुल्य धारिता आ गई 2 माइक्रोफैराड। और अब इस 2 को इस 3 वाले के साथ हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में, तो तुल्य धारिता आ जाएगी हमारी 5 माइक्रोफैराड। तो यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लें तो आपको इस तरह से प्रत्येक बार धारिता निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही अपनी धारिता एक बार में निकाल पाएंगे। देखिए इसी पर आधारित एक तीसरा क्वेश्चन आपसे करा रहा हूं। 1 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ेंगे, तुल्य धारिता 0.25 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 0.75 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और 2.5 माइक्रोफैराड हो जाए। तो देखिए यहाँ आप प्रत्येक क्रम में जोड़ेंगे तो कोई ना कोई सा आंसर आ जाएगा। यहाँ सारे ही आंसर आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ के देख लेते हैं। तो चारों को जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ के देखा तो तुल्य धारिता आ गई 2.25 माइक्रोफैराड। जब चारों को हमने समांतर क्रम में जोड़ के देखा तो तुल्य धारिता आ गई हमारी 4 माइक्रोफैराड। अब 2 क्रम तो हो चुके हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब 3 को जोड़ते हैं समांतर में और चौथे को जोड़ते हैं उसके श्रेणी में, तो देखते हैं कौन सी धारिता आती है। तो देखिए अब तीसरा क्रम, 3 को जोड़ा हमने समांतर क्रम में तो इनकी तुल्य धारिता आ गई 3 माइक्रोफैराड। और चौथे को जोड़ा इसके श्रेणी क्रम में तो तुल्य धारिता आ गई हमारी 3/4 माइक्रोफैराड यानी कि 0.75 माइक्रोफैराड, जो कि आपका तीसरा आंसर है। इसी तरह अब हम तीसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चौथा सॉरी। 3 को जोड़ा जैसे हमने यहाँ समांतर क्रम में और 1 को इसके श्रेणी क्रम में, अब हम 3 को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और 1 को जोड़ेंगे उसके समांतर क्रम में, तो तुल्य धारिता आ जाएगी आपकी 4/3 माइक्रोफैराड। अब देखिए 4 कॉम्बिनेशन हम बना चुके हैं, चारों को श्रेणी में, चारों को समांतर में, 3 को समांतर में, 1 को श्रेणी में और 3 को श्रेणी में और 1 को समांतर में। अब जाहिर सी बात है चौथा हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि 2 को श्रेणी में, फिर 2 को श्रेणी में और फिर आपस में इन्हें समांतर में, तो ये धारिता आ जाएगी 1 माइक्रोफैराड। और इसी तरह से आप नेक्स्ट क्रम अगर बना के देखें, 2 को श्रेणी में और उसके साथ 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी 2 माइक्रोफैराड। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस से ही आप सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप किसी भी अलग अलग धारिताओं के संधारित्र लेकर बहुत सारे क्रम बनाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब नए प्रकार के क्वेश्चन पर। आइए देखिए आप चलते हैं एक नए क्वेश्चन पर। निम्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। देखिए ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करके आ चुके हैं पहले, तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए ए से बी तक जाने के पहले 2 रास्ते हैं, तो इन 2 रास्तों में से हम मिलाकर पहले एक रास्ता बनाएंगे और इसमें से भी वो रास्ता चुनेंगे
जिसमें एक से ज्यादा संधारित्र लगे हो, तो पहले हम ऊपर वाला रास्ता चुनेंगे। इस भुजा में एक से ज्यादा संधारित्र लगे, यानी ये दोनों कौन से क्रम में लगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाकर हमने इनकी तुल्य धारिता निकाल ली। 2 और 3 माइक्रोफैराड के संधारित्रों की तुल्य धारिता आ गई 1.2 माइक्रोफैराड। अब ये चित्र इस चित्र की भांति हो गया। अब ये दोनों आपके लगे हैं समांतर क्रम में, तो इनकी तुल्य धारिता आ गई 1.2 और 1.8 माइक्रोफैराड की जोड़कर 3 माइक्रोफैराड। अब ये चित्र इस चित्र की भांति हो गया। अब ए से बी तक जाने का केवल एक रास्ता रह गया, यानी ये 3 माइक्रोफैराड, यानी जो इन्हें मिलाकर बना है, और ये जो 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ये जुड़े आपके श्रेणी क्रम में, तो तुल्य धारिता आ गई आपकी 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि यदि बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर 150 वोल्ट हो, ए और बी के बीच विभवांतर 150 वोल्ट हो, तो 6 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, जिसके सिरों के बीच हमें विभवांतर निकालना, ये अन्य संधारित्रों के साथ फाइनली श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो आप देख रहे हैं कि इन सारे संधारित्रों को मिलाकर जो तुल्य धारिता आई हमारी 3 माइक्रोफैराड, उसके साथ ये संधारित्र जोड़ा गया है श्रेणी क्रम। और आपको पता है श्रेणी क्रम में क्या बराबर होता है? आवेश। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आवेश। तो क्यू निकाल दिया हमने, CAB इंटू VAB। CAB आपके आई 2 और VAB आपको दे रखा है 150 वोल्ट, तो ये आ गया 300 माइक्रो। चूंकि श्रेणी क्रम में आपको पता है आवेश बराबर होता है, लेकिन विभव अलग अलग होता है, तो इन दोनों पर आवेश तो होगा 300 माइक्रोकुलाम और 300 माइक्रोकुलाम, लेकिन इन दोनों का विभव अलग अलग होगा। इसका विभव अलग होगा और इसका विभव अलग। तो विभव निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? इसे हमने नाम दिया C4, तो हम निकाल लेते हैं V4। V4 बराबर किसको हो जाएगा? Q बटे C4, क्योंकि Q यहाँ पर कांस्टेंट है, श्रेणी क्रम में Q कांस्टेंट होता है। तो Q आ गया आपका 300 और C4 है आपका 6, तो आंसर आ गया आपका 50 वोल्ट। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी भी संधारित्र पर आवेश या विभवांतर निकालने के लिए यह देखना जरूरी है कि वह परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है या समांतर। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो Q सब पे समान होगा, हम Q बहुत सुविधाजनक तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो V सब पे समान होगा। तो उसी के अनुसार हम पहले Q निकालेंगे या V, हम ये निर्धारण करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम अपना वो राशि निकाल सकते हैं जो हमसे कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। बाकी क्वेश्चन हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। यहाँ तक के क्वेश्चन करके देखें। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। चित्र में बिंदु A व B के बीच विभवांतर, बिंदु A व B के बीच विभवांतर है 100 वोल्ट। तो आपको बिंदु C और D के बीच विभवांतर निकालना। बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। हम इस पॉइंट A को यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं और इस पॉइंट B को हम यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये जितने भी संधारित्र जुड़े हैं, देखिए बिंदु A और B के बीच एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। और जाहिर सी बात है ये दोनों भुजाएं कौन से क्रम में जुड़ी हैं? समांतर क्रम में। और आपको पता है समांतर क्रम में क्या होता है? V कांस्टेंट होता है। तो इस अकेले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट और यहाँ पर इन तीनों संधारित्रों के सिरों पर मिलाकर विभवांतर 100 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरी भुजा में जुड़े हैं। तो चूंकि ये तीनों संधारित्र यहाँ पर जिनके सिरों के बीच मिलाकर विभवांतर कुल 100 वोल्ट है, ये यहाँ पर तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। और आपको पता है श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। और कुल विभवांतर प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के जोड़ के बराबर होता है। यानी इस पूरी भुजा का जो कुल विभवांतर है V, वो किसके बराबर हो जाएगा? VAC, VCD और प्लस VDB। अब चूंकि ये तीनों संधारित्र समान धारिता के हैं, यानी यहाँ C कांस्टेंट है और श्रेणी क्रम में प्रत्येक पर आवेश भी बराबर होगा, Q कांस्टेंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर V भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का विभव भी समान होगा। यानी VAC बराबर होगा VCD के और बराबर होगा VDB के। तो हम यहाँ पर इनका मान रख देते हैं। हम VAC की जगह रख देंगे VCD और VDB की जगह भी हम रख देंगे VCD, क्योंकि हमें VCD निकालना है। बिंदु C व D के बीच हमें विभवांतर निकालना, तो ये बराबर हो गया 3VCD। और V का मान कितना है आपको ऊपर ही बताया था, V कांस्टेंट। और V कितना दे रखा है आपको? 100 वोल्ट। तो 100 बराबर 3VCD के और VCD बराबर 100/3 वोल्ट। तो बहुत सुगमता से आप यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन लेकर मिलेंगे आपको अगले टर्न पर। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।